हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक गुलाम वंश के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दीवान ए अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? दोस्तों, दीवान ए अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए जो उत्तरदायी होता था वो था आरिज ए मुमालिक। कौन था? आरिज ए मुमालिक। दोस्तों, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। जो दीवान ए अर्ज था दोस्तों, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। यह अधिकारी सैनिकों के प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो अल बलबन ने जो है दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। मोहम्मद गौरी, जिन्होंने 1173 से 1202 तक गौरी साम्राज्य का सुल्तान था। कौन? मोहम्मद गौरी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के कन्नौज पर आक्रमण किया और चंदावर के युद्ध के मैदान में जयचंद राठौर को हराया। इस आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका मुख्य सेनापति बन गया। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु सन 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक डैश था? दोस्तों, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक था। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के जारी किए जो अरबी लिपि में लिखे गए थे। ये सिक्के दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली का आधार बने और भारत में लंबे समय तक प्रचलित रहे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को संगठित और स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों, रक्त और लौह की नीति जो है ये अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दोस्तों, बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन गुलाम वंश के 90 व दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उनका शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा है। इस नीति के माध्यम से उसने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से बचाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह जो है ये तुर्की समुदाय से संबंधित था। किससे? तुर्की समुदाय से। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जो है तुर्की वंश के शासन का प्रतीक था। जो दिल्ली सल्तनत था ये तुर्की वंश के शासन का प्रतीक था। इस वंश के लोग मध्य एशिया से आए थे। इस वंश के शासकों ने फारसी, संस्कृत और इस्लाम को अपनाया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, जो 1526 ईस्वी तक अस्तित्व में रही थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान
राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने लाया था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बताया। किसने बनाया? वंशानुगत बनाया इसने। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा समूह का गठन किया तथा 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जितल आरंभ किया। किसने? इल्तुतमिश ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जो है शम्स अल दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है। किसको? शम्स अल दीन इल्तुतमिश को। दोस्तों, शम्स अल दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। उसने 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली और 1236 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया, जिसकी नींव उनके पूर्ववर्ती कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इल्तुतमिश ने भी इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश के निम्न शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन सी जो है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आए बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद। तो ये जो है ये सही कालानुक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम निम्नवत है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 30 अप्रैल 1236 से 19 नवंबर 1236 तक। फिर आए बहराम शाह, जिन्होंने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। फिर आए अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। फिर आए नसरुद्दीन महमूद, जिन्होंने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो जो इसमें सत्य कथन है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और तीसरा वाला। पहला और तीसरा ही यहाँ पे सत्य कथन है। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में दिए गए कथन 1 और 3 सत्य है। इल्तुतमिश का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री शाह तुर्कान से हुआ था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ये सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्न में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? दोस्तों, रजिया जो है ये 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। दोस्तों, रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मामुलक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी? तो ये थे दोस्तों हमारी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामुलक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, दास वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश या मामुलक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी, इल्तुतमिश तथा बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? दोस्तों, जो इक्ता प्रणाली है इसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था?
इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। इसको कैसा रूप देता था? नौकरशाही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में एक इक्ता धारक जो अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था को डैश नाम दिया गया था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में एक इक्ता धारक जो अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता था उसे नाम दिया गया था मुक्ति। क्या नाम दिया गया था? मुक्ति नाम दिया गया था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता धारक को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तादार इक्ता से राजस्व इकट्ठा करता था और उसका इस्तेमाल अपने सैनिकों और घोड़ों के रखरखाव के लिए करता था। इक्तादार युद्ध के समय सुल्तान को सैन्य सहायता भी देता था। कौन? इक्तादार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा गया। उसे कहा गया दोस्तों इक्तादारी। क्या कहा गया? इक्तादारी कहा गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है दोस्तों ये चौगान खेलने के दौरान हुई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। अजमेर की बात करें तो अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वां, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों, भारत में सिजदा प्रथा जो है ये गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। किसने? गियासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था इसे? अकबर ने समाप्त कर दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत जो है दोस्तों ये गियासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है, सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी की बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 राजवंश शामिल है जो निम्नवत है। सबसे पहले मामूलक वंश या गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया और लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। किसकी? उम्दत उल निस्वा की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था, वो था हमारा रजिया। रजिया जो है ये इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो है ये दास राजवंश से संबंधित थी। किससे? दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास गुलाम राजवंश अथवा मामुलक वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, देखते हैं अगला। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो दोस्तों गुलाम वंश जो है ये लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन सा? गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश या मामूलक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि मामूलक वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था। भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली थी इसी वंश ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो है ये मामूलक राजवंश से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। कब? 1206 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।